एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। तो एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ये है आज की क्लास 20th। हु डिड मार्स्टन कोलैबोरेट विद इन राइटिंग द प्ले ईस्टवर्ड हो, और ये वर्क आया था 1605 में। तो क्वेश्चन क्या है कि जॉन मार्स्टन जो हैं इन्होंने ईस्टवर्ड हो लिखी थी, लेकिन इन्होंने ये वर्क कोलैबोरेशन में कंप्लीट किया था। तो आपको उन सभी ऑथर्स का नाम बताना है जिनके साथ मिलकर इन्होंने कोलैबोरेशन में इस वर्क को कंप्लीट किया था। ऑप्शन देखिए, बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, और ऑप्शन नंबर डी जिसमें इन्होंने ए एंड बी ऑप्शन को करेक्ट बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जॉन मार्स्टन ने बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन के साथ मिलकर ईस्टवर्ड हो को कंप्लीट किया था, और ये वर्क आया था 1605 में। और इसके बारे में हमने डिटेल में बात की है क्लास 19 में। ठीक है, तो क्लास 19 में हमने इसकी डिटेल में बात की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ ज़रूर जाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ द अंडरवर्ल्ड ऑफ लंडन इन हिज द ऑनेस्ट हॉर। द ऑनेस्ट हॉर, ये वर्क किसने लिखा है? ये एक तरीके की कॉमेडी है और आपको इसके ऑथर का नाम बताना है। पहले तो ऑथर देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। द ऑनेस्ट हॉर किसने लिखी? ऑप्शन देखिए, थॉमस डेकर, जॉन मार्स्टन, जॉर्ज चैपमैन और बेन जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डेकर। द ऑनेस्ट हॉर किसने लिखी है? थॉमस डेकर ने लिखी है। ये जो वर्क है द ऑनेस्ट हॉर, इसमें थॉमस डेकर ने लंदन के रियलिस्टिक ग्लिम्स दिखाए हैं एंड लंदन की शॉप लाइफ के बारे में बताया है, वहाँ के अंडरवर्ल्ड के बारे में बताया है। तो एक रियलिस्टिक पिक्चर दी है लंदन की ऑल एंड ऑल। और ये जो वर्क है ये एक तरीके की कॉमेडी है, और इन्होंने इस वर्क को 2 पार्ट में लिखा है, और दोनों ही पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्होंने पहले पार्ट में कोलैबोरेट किया और सेकंड पार्ट इन्होंने अकेले लिखा। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द ऑनेस्ट हॉर के 2 पार्ट है। पार्ट 1 इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट करके कंप्लीट किया? थॉमस डेकर ने मिडलटन के साथ मिलकर पार्ट 1 कंप्लीट किया था, एंड पार्ट 2 इन्होंने अलोन मतलब खुद ही कंप्लीट किया था इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A Woman Killed with Kindness was written by one of the most important exponents of domestic drama. तो जो ये वर्क है A Woman Killed with Kindness, ये वर्क किसका है? ऑथर के नाम देखते हैं ऑप्शंस में से, फिर आपको चूज़ करना है। जॉन वेबस्टर, थॉमस हेवुड, थॉमस मिडलटन, और ये वर्क लिखा है फिलिप मैसेंजर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हेवुड। तो जो ये वर्क है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, ये एक 17th सेंचुरी ट्रेजेडी है। किसने लिखी? थॉमस हेवुड ने लिखी थी। इसे एक्ट किया गया था 1603 में, और इसकी जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1607। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द एथिस्ट्स ट्रेजेडी, ये 2 वर्क हैं, दोनों ही मास्टरपीस हैं, और ये किसने लिखे हैं? सिरिल टूअरनोर ने। नाम याद रखेंगे इन दोनों वर्क का, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द एथिस्ट्स ट्रेजेडी। ये वर्क है सिरिल टूअरनोर के। ये कहाँ पर सेटअप किए गए थे जब ये वर्क लिखे गए थे? कहाँ पर सेट इन थे? इटली, जर्मनी, फ्रांस और लंदन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इटली में। तो जो ये वर्क है द एथिस्ट ट्रेजेडी, ये आया था 1611 में। और इसका एक और नाम है जो आपको याद रखना है, मैं इसका नाम भी यहाँ पर लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, जो इसका नाम है वो है द ऑनेस्ट मैन्स रिवेंज। द ऑनेस्ट मैन्स रिवेंज, ये किसका सबटाइटल नेम है? द एथिस्ट्स ट्रेजेडी का, और ये वर्क आया था 1611 में। एंड रिवेंजर्स ट्रेजेडी, ये वर्क कब आया? 1607 में। और ये दोनों ही वर्क किसके हैं? सिरिल टूअरनोर के। एंड दीज वर्क वर सेट इन इटली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेबस्टर्स द वाइट डेविल इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेलिब्रेटेड इटालियन कॉर्टिजन। तो आपको ये बताना है कि जॉन वेबस्टर ने जो ये वर्क लिखा द वाइट डेविल, ये वर्क किस पर बेस्ड है? ये वर्क है एक लेडी पर बेस्ड जो कि इटालियन कॉर्टिजन है। कॉर्टिजन का मतलब क्या होता है? एक प्रोस्टिट्यूट हु डील्स विद रिच पीपल, हु डील्स विद रॉयल पीपल, उसे हम कॉर्टिजान कहते हैं। और आपको ये बताना है कि वो लेडी कौन है, एलिजाबेथ, विक्टोरिया, फिलोक्ली और नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विक्टोरिया। इस पर बेस्ड ये वर्क जॉन वेबस्टर ने लिखा था। टाइटल देखिए, द वाइट डेविल। इसका थीम क्या है? जॉन वेबस्टर ने इस प्ले में क्या एक्सप्लोर किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। टाइटल से ही समझ आ रहा है, द वाइट डेविल। यहाँ पर जो ये वाइट वर्ड है ये यूज़ किया गया है प्योर एंड गुडनेस के लिए, ठीक है। तो इस वर्क में वेबस्टर दिखाते हैं, एक डिफरेंस शो करते हैं कि एक्चुअल में लोगों की रियलिटी क्या है, बट वही लोग सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को वाइट दिखाते हैं। वाइट मतलब अपने आप को गुड एंड प्योर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जॉन वेबस्टर जो है इस प्ले में ही शोज द डिफरेंस बिटवीन द रियलिटी ऑफ द पीपल एंड द वे दे डेपिक्ट देमसेल्व्स एज वाइट, गुड और प्योर। और ये वर्क किस पर बेस्ड है? कौन है वो इटालियन कॉर्टिजन? उनका नाम है विक्टोरिया, और इनका पूरा नाम है विक्टोरिया अकोरेम्बोनी, ठीक है, अकोरेम्बोनी, अकोरेम्बोनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Duchess marry in Webster's The Duchess of Malfi? तो आपको ये बताना है द डचेस ऑफ माल्फी, इसमें डचेस किससे शादी करती है। ये वर्क सबसे पहले तो जानिए किसका है, जॉन वेबस्टर का ये वर्क है। और इसमें जो ये कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर डचेस, ये किससे शादी करती हैं? ऑप्शन देखिए, बेसेनियो, मेलवोलियो, एंटोनियो या फिर मोर्टिमर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एंटोनियो। डचेस किससे शादी करती है? एंटोनियो से। एंड डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि जो एंटोनियो है ना तो वो रिच है, ना वेल्थी है, और ना ही हाई बोर्न या रॉयल क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि डचेस जो है वो तो शी बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, बट एंटोनियो डजेंट बिलोंग टू रिच, वेल्थी क्लास और रॉयल क्लास। एंड स्टिल she sees him as a complete man। मतलब डचेस जो है वो एंटोनियो को एज अ कंप्लीट मैन देखती है, एंड विद नोइंग द फैक्ट कि एंटोनियो बिल्कुल भी अमीर नहीं है, फिर भी उससे सीक्रेटली शादी कर लेती है। और डचेस के दो ब्रदर हैं जो आपको याद रखने हैं, फर्डिनेंड एंड सेकेंड वन इज कार्डिनल। और इनकी एक मेड भी होती है, उसका भी नाम आपको याद रखना है, काफ़ी पूछा जाता है वो नाम भी, बोसोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेड्स ट्रेजेडी। यहाँ पर मेड्स है, ठीक है, ये ऐसा हटा लेना। द मेड्स ट्रेजेडी, अ किंग एंड नो किंग आर द वर्क्स ऑफ। ये वर्क किसके हैं? ऑप्शन देखिए, ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, फिलिप मैसेंजर, फोर्ड एंड जेम्स शर्ले, थॉमस मिडल्टन। तो ये वर्क हैं ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, इन्होंने कोलैबोरेशन में ये वर्क कंप्लीट किए हैं, द मेड्स ट्रेजेडी एंड द सेकंड वन इज अ किंग नो किंग, जो कि दोनों ही वर्क 1619 में आए थे और एक तरीके की ट्रेजेडी कॉमेडी वर्क हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डिनल एंड द लेडी ऑफ प्लेजर आर द मास्टर पीसेज ऑफ अ प्ले राइट। कि ये जो दोनों वर्क हैं ये किस प्ले राइट के लिए, किस प्ले राइट ने लिखे हैं, एंड उस प्ले राइट के लिए चार्ल्स लैम ने क्या कहा है, द लास्ट ऑफ अ ग्रेट रेस। आपको फिर उस राइटर का नाम बताना है कि जो ये दोनों वर्क हैं ये किस प्ले राइट ने लिखे हैं, द कार्डिनल एंड द लेडी ऑफ प्लेजर। और उस प्ले राइट के लिए चार्ल्स लैम ने कहा है द लास्ट ऑफ अ ग्रेट रेस। चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मैसेंजर, जॉन फोर्ड, वेबस्टर, जेम्स शर्ले। तो करेक्ट आंसर है जेम्स शर्ले। जेम्स शर्ले ने ये दोनों वर्क लिखे
और चार्ल्स लैम्ब ने इनके लिए ये लाइन इसीलिए कही थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब ही वॉज द वर्दी ऑफ हिज टाइम। और जेम्स सर्ले जो थे वो इंग्लिश रेनेसा ड्रामा के लास्ट जनरेशन में आने वाले राइटर थे, तो इसीलिए इन्होंने इनके लिए कहा था दैट ही वॉज द लास्ट ऑफ अ ग्रेट रेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब ही वॉज द वर्दी ऑफ हिज टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडर्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल्स वर। मेटाफिजिकल स्कूल्स के लीडर कौन हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन एंड जॉर्डन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन एंड हेनरी वोगन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज हर्बर्ट एंड अब्राहम काउले, ऑप्शन नंबर डी हेनरी वोगन एंड अब्राहम काउले। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बेन जॉनसन एंड जॉर्डन। देखिए जॉर्डन का नाम आए वो तो अपने आप ही टिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बेन जॉनसन को भी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर जॉर्डन के बाद किसी का नाम आता है तो वो आता है बेन जॉनसन का नाम। वैसे तो बेन जॉनसन के जो फॉलोअर्स थे वो थे कैवेलियर पोइट, और इन कैवेलियर पोइट्स को सन ऑफ बेन्स भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गॉड्स सेक होल्ड थाई टंग एंड लेट मी लव। अब ये जो लाइंस हैं ये किसने कही हैं, किस वर्क में कही हैं, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। सच एब्रप्ट बिगनिंग आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो ऑप्शन देखिए, बेन जॉनसन, जॉर्डन एंड शेक्सपियर या फिर स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जॉर्डन। और किस पोम में इन्होंने ये कहा है? कैननाइजेशन में, द कैननाइजेशन, जिसका मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई। कैननाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई। और ये वर्क आया था 1633 में। और इसमें जो लवर हैं वो अपनी बिलवड को कहते हैं कि मतलब ही asks her to shut her tongue, to shut her face because he wants to live alone and he wants to make love with her in peace. So that is why वो यहाँ पर कहते हैं hold tight tongue। और यहाँ पर वो for God's sake का मतलब उनका है, लवर ये कहते हैं कि जो उनका प्यार है it is for the sake of God, and फिर वो अपनी लवर को कहते हैं our love is for the sake of God and we will be remembered for that only. नेक्स्ट है द टर्म मेटाफिजिकल इन कनेक्शन विद डंस पोइट्री वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। किसने यूज़ की थी पहली बार ये जो टर्म है मेटाफिजिकल और जॉर्डन की पोइट्री के साथ? ठीक है, ऑप्शन देखिए, काउले, डॉक्टर जॉनसन, हर्बर्ट या फिर ड्राइडन। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखिए कुछ बच्चे जो हैं वो बी और डी दोनों ही ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, तो मैं एक बार आपको इसका डिफरेंस बता देती हूँ कि आप सैमुअल जॉनसन का नाम कब मतलब टिक करके आएंगे और ड्राइडन का नाम कब टिक करके आएंगे। देखिए जो ड्राइडन थे ना, इन्होंने पहले इस टर्म को यूज़ किया था, ठीक है, जॉर्डन की पोइट्री के लिए। और इन्होंने क्या कहा था वो लाइन भी पूछी जाती है। ड्राइडन ने कहा था जॉर्डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स। और बाद में लेटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जब टाइम आता है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो हैं वो जॉर्डन और इनके फॉलोवर्स को मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं, मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, आई होप ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो। मैं दोबारा बता देती हूँ, जो मेटाफिजिकल टर्म है ये पहले यूज़ की थी ड्राइडन ने, और इन्होंने कहा था जॉर्डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ओके। और ये इन्होंने जॉर्डन की पोइट्री के लिए कहा था। लेकिन जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं, इन्होंने जॉर्डन और जो जॉर्डन के फॉलोवर्स थे उनको कहा था कि जॉर्डन एंड इनके फॉलोवर्स हैं ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं और ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। मतलब सबकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल सेम है, और मतलब सब ने अपने वर्क में कंसीट्स का यूज़ किया है, और आपको जो भी इनके फीचर्स पता है उन सभी चीज़ों का यूज़ किया है, क्योंकि इसके बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है। तो ये जो मेटाफिजिकल पोइट है ये यूज़ किया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फॉर जॉर्डन एंड हिज फॉलोअर्स, और ड्राइडन ने कहा था ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, और पहली टर्म इन्होंने ड्राइडन ने ही यूज़ की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड हिज ऑब्जेक्टिव एज फॉलोज। तो एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं। आई स्ट्रिप ऑफ द रैग्ड फोलीज ऑफ द टाइम नेकेड एज एट देयर बर्थ एंड विद अ विप ऑफ स्टील प्रिंट वोंडिंग लैशेज इन देयर आयरन रिब्स। तो ये जो लाइन है ये किसने कही है? ऑप्शन देखिए, जॉन डन, हेनरी वॉगन, बेन जॉनसन या फिर जॉन मिल्टन। तो ये जो लाइन है ये कही है बेन जॉनसन ने, और किस वर्क में? एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, और ये वर्क आया था 1599 में। और इस वर्क को लिखने का पर्पज़ या इन लाइन को लिखने का पर्पज़ यही था कि जो बेन जॉनसन थे ही वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू सटायर, और इसीलिए इन्होंने ये लाइन कही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द पोइट्री ऑफ विच मेटाफिजिकल पोइट कॉलरिज कमेंटेड। कॉलरिज ने किसके लिए ये लाइन कही है? नथिंग कैन बी मोर फाइन, मैनली एंड अनअफेक्टेड। ऑप्शन देखिए, रिचार्ड क्रैशो, जी हर्बर्ट मतलब जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैर्यू या फिर एंड्रयू मार्वेल। तो ये इन्होंने कही है जॉर्ज हर्बर्ट के लिए। और किसने कही है ये लाइन? कॉलरिज ने कही है। और क्या कहा है? नथिंग कैन बी मोर फाइन, मैनली एंड अनअफेक्टेड। जॉर्ज हर्बर्ट की जो पोम है ना, वो सारी पोम किसे शो करती हैं? एक रिलीजियस डिवोशन को शो करती हैं। एंड इन्होंने जितने भी कंसीट्स का यूज़ किया है जॉर्ज हर्बर्ट ने, बिल्कुल ही एफिशिएंटली एंड इंजीनियस वे से यूज़ किया है। तो इसीलिए जो कॉलरिज हैं वो जॉन डन के बाद अगर किसी को रैंक करते हैं ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट्स में, तो वो सेकंड नंबर पर जॉर्ज हर्बर्ट को रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि जो कॉलरिज हैं वो कहते हैं कि जो जॉन डन है वो तो ग्रेट मेटाफिजिकल पोइट थे ही, इसके बाद अगर हम किसी का नाम ले सकते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स में तो वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट। तो जो कॉलरिज हैं ही रैंक्ड हिम विद जॉन डन, or in fact after him as one of the great metaphysical poets, and that is why he says nothing can be more fine, manly and unaffected. नेक्स्ट है, द एलिजी इन प्रेज ऑफ जॉन डन वॉज रिटन बाय। ये किसने लिखी है? इनकी डेथ पर लिखी गई थी ये। हेनरी वोगन, थॉमस कैर्यू, अब्राहम काउले या फिर एंड्रयू मार्वेल। थॉमस कैर्यू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थॉमस कैर्यू ने जॉन डन के लिए ये वर्क लिखा था, द एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पोल्स डॉक्टर जॉन डन। ये पूरा टाइटल है। ठीक है, ये इनकी डेथ पर इन्होंने एज अ प्रेज वर्दी ये वर्क लिखा था जिसमें इन्होंने जॉन डन को प्रेज किया है। आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम PDF मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू so much for coming to my channel, and please take a moment to subscribe my channel. Thank you so much. This side Priyanka Gaur. I wish you all the best. Keep learning.